आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। प्रोग्राम के आगाज़ में ये वजाहत करता चलूं कि अगर आपको इस वक्त स्क्रीन पर मेरी ये टाई और शर्ट का कलर देख करके लग रहा है कि मैं पाकिस्तान टीम का कोई बहुत बड़ा मद्दा हूं और अपनी टीम को सपोर्ट करने बैठा हूं, तो बखुदा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पाकिस्तानी ज़रूर हूँ, शायद उनसे ज़्यादा पाकिस्तानी हूँ। क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जीत गए हैं, बहुत अच्छी बात है। इस वक्त प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं वो प्योरली करंट अफेयर का एक मौजू है, GIT के ऊपर डिस्कस करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का तारुफ आपसे करा दूँ, साजिद अहमद साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ है, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। इस्लामाबाद से ज़फ़र अली शाह साहब मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, मौजूद हैं। पलवशा मैडम हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगी। और मारूफ सहाफ़ी और तज़कियाकार अवैस तौहीद साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। साजिद अहमद साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सबसे पहले मियां साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब भी GIT के सामने पेश हो गए। आपके ख्याल में इस पेशी का, इस अपीयरेंस का सिग्निफिकेंस कितनी है और ये कितना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करेगी टू ऑल आवर कंट्रीमैन? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि आज पाकिस्तानी टीम ने पूरे पाकिस्तानियों का दिल खुश कर दिया है। और यकीनन आज पाकिस्तान के लोग बाग हैं बहुत ज़्यादा, और लोग रोडों पर हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं इस खुशी को। अच्छा, ये उन बागों के अलावा जो बाग उनको दिखाए जा रहे हैं? जी हाँ, वो सियासी बाग के अलावा ये अलग है। अच्छा, इसके अलावा देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान GIT के सामने पेश हुए, उनके ख़ानदान के दीगर लोग, CM पंजाब भी वहाँ पर पेश हुए। ये एक तारीख़ी तौर पर अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री आप उठाएँ तो देखें, यहाँ मुख्तलिफ़ वक्तों के अंदर सियासी जमातों ने एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाएँ और इनको इदारों ने भी यूज़ किया है, और इदारों से यूज़ भी हुए हैं और एक दूसरे की हुकूमतों को गिराया, इन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाया है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में अब मौजूदा जमहूरी दौर के अंदर, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म है, PM पाकिस्तान है पूरे पाकिस्तान के, और तमाम पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातें ये मुतालबा भी कर रही हैं, जैसे ही पानामा केस पूरे दुनिया के अंदर ये हाईलाइट हुआ, जहाँ दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों ने इस्तीफ़े दे दिए, वहाँ पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस्तीफ़े तो नहीं दिए जो उनको देने चाहिए थे। उसके बाद मेरे ख्याल में इंट्रोगेशन होती तो बेहतर होता, क्योंकि वही हो रहा है कि पाकिस्तान MKM समेत पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने मुतालबा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस्तीफ़ा देना चाहिए, वो इसलिए ताकि आदतना तौर पर तहकीकात हो सकेगी। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पेश भी हो गए हैं और फिर GIT भी शिकायतें कर रही हैं कि उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनके पीछे मुख्तलिफ़ इदारों के लोग लगे हुए हैं, उनके बच्चों को हिरासा किया जा रहा है, उनकी फैमिली को हिरासा किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल फिर भी ये एक अच्छा स्टेप है हुकूमत की जानिब से कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ पेश हुए, उनके ख़ानदान के लोग पेश हुए, बकौल उनके कि उनके 3 नस्लों का हिसाब होने जा रहा है। ये तो 3 दफ़ा यही पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, इसलिए 3 दफ़ा हिसाब किताब बनता है। ज़फ़र अली शाह साहब, सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आपका एक स्टेटमेंट इस वक्त मेरे सामने है, 16 तारीख की अशात है और आप फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साबिक़ सेनेटर ज़फ़र अली शाह ने कहा है कि हमारा सर कुछ झुका हुआ और कुछ उठा हुआ है। मियां साहब नादान दोस्तों की वजह से दलदल में फंस गए हैं, उन्हें घर जाना पड़ेगा। सर, पहले तो ये तस्दीक कीजिए कि ये बयान आप ही का है, क्योंकि मुझे लगा नहीं इसकी लैंग्वेज से कि ये आपने दिया है। 100% मेरा है नूर साहब, ये बयान मेरा ही है। ये बयान और इसके बाद अगर बयान जी मेरा ही है। और सर, ये निहाल हाशमी वाली एपिसोड के बाद भी आप इस बयान पे कायम हैं? मैं कहूँ निहाल हाशमी के बयान से या उसका मेरे बयान से क्या ताल्लुक है? मतलब है नहीं, अपने मेरे बयान की में जो एंगल आपको, तो वो अगर जैसा बयान देंगे तो वो तो भुगतना पड़ेगा उनको। तो मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो कि इस किस्म का हो जिसका मुझे खतरा हो। मतलब राइट मैम, ये मुझे बताइए। ये जरूर है कि जो जी फरमाइए सर। नहीं, आपको जिस एंगल से ये नहीं लगा मेरा, वो मुझे बता दें, मैं ताकि क्लियर कर दूं। नहीं, मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा और खोल करके वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के घर जाने की बात करे, ये तो ऐसा लगा मुझे कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयान छपवाया। नहीं, तरीके इंसाफ से मेरा क्या ताल्लुक है, लेकिन मैं तो इससे पहले इससे भी ज़्यादा खुलकर बात कर चुका हूँ। मैं मियां नवाज शरीफ साहब के नादान दोस्तों में से नहीं हूँ, मैं उनका लायल हूँ, मैं उनका सही दोस्त हूँ। मैं उनकी पार्टी जिसके वो सदर हैं उसका एक एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और मैं अपने अकल से और ज़मीर के मुताबिक सोच कर बात करता हूँ, जो मेरे नंबर 1 सबसे पहले मेरे मुल्क के इंटरेस्ट में होती है,
उसके बाद मेरी पार्टी के इंटरेस्ट में है, उसके बाद पार्टी के लीडर के इंटरेस्ट में है, और उसके बाद मेरे अपने इंटरेस्ट में है। मैडम ये मुझे बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब की पेशी की बात पहले कर लेते हैं। उनकी इस पेशी से आपको किस हद तक तशफ़ी हुई, आपको लगा कि अब वाकई सही मानों में जस्टिस होने जा रहा है? और मियाँ साहब यानी शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी अपीयरेंस ने किस हद तक आपकी तशफ़ी क़ल्ब का सामान किया और आपको लगा कि वाकई अब सही मानों में दोनों बरदरान ने, मियाँ साहबान की हुकूमतों ने तारीख़ रकम कर दी है? देखिए, मेरी तशफ़ी क़ल्ब का तो सवाल नहीं है। मुझे कोई इनसे ऐसी दुश्मनी नहीं है कि उनके कहीं पेश होने से मुझे तशफ़ी हो या मुझे उस पर खुशी हो। लेकिन अगर आप मुझसे ज़ाती राय पूछते हैं तो मेरे लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चाहे कोई भी हो, उनकी एक इज़्ज़त और तकरीम है। इस कुर्सी की एक बड़ी इज़्ज़त है, और उनका इस तरीके से अपने मातहत लोगों के आगे पेश होना और 3-3 घंटे तक जवाबदेह रहना, मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था। इससे बहुत बेहतर था कि जिस वक्त ये आपके बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है इसमें, ज़रा देख लें मैडम की लाइन ज़रा सही कर दें। अवैस तौहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। कोई बीच में कांस्टेंट बोल रहा है। अच्छा जी, तो मैं ये समझती हूँ कि जिस दिन भी पैनामा का फैसला आया था, उस दिन ही वज़ीर आज़म साहब को बाकी तमाम ग्लोबल लीडर्स की तरह ये सोचना चाहिए था, और अपने रफ़क़ा से अगर उन्हें मशवरा किया था तो जैसे शाह साहब कह रहे हैं कि उनको इस पर ज़रूर सोचना चाहिए था। ये जितना अरसा गुज़रा है, गो के वो रहे हैं इक़्तिदार में, लेकिन जिस तरीके से पोस्टमार्टम हुए हैं उनका, उनके सारे ख़ानदान की हर चीज़ की तफसीलात रोज़ाना हर घंटे, मतलब सुबह से लेकर शाम तक यही डिस्कस हुआ। इसका कोई सियासी फ़ायदा मैं समझती हूँ, गो कि वो ज़रूर इक़्तिदार में रहे हैं, लेकिन सियासी फ़ायदे के बजाय इसका ये इक़्तिदार में रहना उनके लिए नुकसान का बाइस बना है। लिहाजा अगर उनके इर्द गिर्द उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जिनको वज़ीर आज़म साहब से हमदर्दी थी, तो ये बहुत पहले मशवरा उन्हें देना चाहिए था, ख़ास तौर पर JIT के सामने पेश होने से पहले। ज़फ़र अली शाह साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने आज जो मीडिया के सामने बात की और उन्होंने फरमाया कि करप्शन नहीं, ख़ानदानी कारोबार का हिसाब लिया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा कल जो उन्होंने बात की, आपके ख्याल में ये जो कारोबार का हिसाब लेने वाली जो इल्ज़ाम है ये किस हद तक सदाकत पर मबनी है? और दूसरी बात ये कि उस वक्त जो मीडिया से उनकी गुफ्तगू हो रही थी, आपके ख्याल में उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई ऐसी चीज़ महसूस की जिससे ये नज़र आ रहा हो कि वो गालिबन नर्वस हैं, पजल हैं, या भरपूर एतमाद से वो फुल बैटिंग करते हुए नजर आए आपको एतमाद के साथ? नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब में ये बात है कि वो बड़े कंपोज रहते हैं, चाहे उनके दिल और दिमाग में कोई बात भी हो या कोई अगर शेकी भी हो तो वो कंपोज रखते हैं अपने आप को। ये उनका एक बड़ा मैं समझता हूँ कि एक ओसीन फन है उनका। तो उस इससे ये कोई नहीं कह सकता उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख कर के वो उन पर कोई घबराहट तारी थी या वो घबराए हुए थे या कोई ऐसी बात थी। बहरहाल वो एतमाद से बात कर रहे थे, और जो उन्होंने बात की है कि कारोबार की, और ये वो हमारे पाकिस्तान के क़वानीन में भी है, दुनिया के तमाम क़वानीन में है कि हुकूमत करने वाले लोग जो हुक्मरान हैं वो कारोबार से दूर रहते हैं। वो अगर कारोबार के साथ रहेंगे या कारोबार के करीब रहेंगे तो वो फिर उन पर इस किस्म के इल्ज़ामात और कीचड़ जो है वो फेंके जाते हैं और फिर वो उनको वजाहतें देनी पड़ती हैं। वो तो एक अलग बात है। बहरहाल अब एक मसला जो है वो कारोबार का भी है, तो कारोबार का अगर है तो इन क्या मुझे नहीं पता वो गुनहगार है या बेगुनाह है, लेकिन अब वक्त करीब इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। अवैस तौहीद साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं सर, खैरियत से हैं आप? जी दुआएं। सर JIT के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, ये मुझे बताइएगा वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ की पेशी, उससे पहले मियाँ साहब यानी नवाज शरीफ साहब की पेशी, इससे क्या मैसेज कन्वे हुआ? और आपके ख्याल में अभी मोहतरमा पलवशा ने फरमाया कि इससे कोई अच्छा सिग्नल तो नहीं गया, आपके ख्याल में ये पेशी जो थी किस हद तक खुशाइन थी, इससे क्या मैसेज दिया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि एहतसाब का एक अमल है और उसके अंदर जो है एक अशराफिया जो रूलिंग एलीट्स हैं वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे, तो एक तो मस्बत कदम है, मस्बत बात है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आना ही नहीं चाहता, पार्लियामेंट के अंदर ही तय होना चाहिए था, जो 1-1.25 साल, और अखलाकी जिम्मेदारी सारी हुकूमत जमात नून लीग पर है और दूसरी सियासी जमातों पर। और ये जमहूरी हमारा जो कल्चर है उसको उसकी अक्कासी कर रहा है कि वो इतना मेच्योर नहीं है कि वो अपने मामला जो है पार्लियामेंट के अंदर तय करे और अदालत उज़्मा के अंदर वो केस जाए। दूसरी बात ये, नूरुल आरफीन साहब के शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की पेशी का मतलब यह है कि हुसैन नवाज, हसन नवाज की
हाजिरियों के बाद, पेशियों के बाद जो है ये मुतमईन नहीं हुए GIT, इसकी वजह से नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को बुलाया कि वो मनी ट्रेल और जो बैरून मुल्क जायदाद है जो इन क्वेश्चन है वो उसका बताएं, उसके प्रूफ दें। तो ये एक सबसे बड़ी बात ये कि GIT के सामने पेश होना एक बड़ी बात है, लेकिन साथ साथ में GIT को मुतराज़े बनाने की कोशिशें हुकूमत जमात नून लीग नवाज शरीफ साहब के रुखबा के लिए, उनके साहबजादों के लिए वो एक लम्हा फिक्रिया है। और GIT के जो इशारे हैं, GIT ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी है 100 पेजेस उन्होंने मीडिया पे लिख दिए। मीडिया मॉनिटरिंग आपका क्या काम है भाई? आप मीडिया का क्या जरूरत है आपको अपने वक्त ज़ाय करने की? आप डायरेक्शन एक आपने दी है, मैंडेट एक लिया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है आर्टिकल 190, यानी कि इतना इंतहाई उनको इख्तियारात दिए गए हैं नूरुल आरफीन साहब के, वो मिलिट्री और सिविलियन इदारे किसी के फर्द को किसी भी उसको कॉल कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। तो उसमें आप 100 पेजेस आपने मीडिया पे मॉनिटरिंग पे किए, 60 दिन में आपको मैंडेट मिला है। आपने खुद सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि जी हम हो सकता है कि 60 दिन में ना कर सके। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं GIT की डायरेक्शन जो है वो इधर उधर हो रही है और वो हेल्प कर रही है नून लीग को के अपने आप को मुतराज़े बनाने की। तो हमारी सर इसी नुक्ते के साथ यहाँ मैं कथा कलामी की माफी चाहता हूँ, यहाँ मुझे एक वक्फे लेने के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन एक छोटे से के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद अहमद साहब वज़ीर आला पंजाब फरमाते हैं उन्हें कमर का पुराना आर्जा लाहक है, लेकिन कमर की तकलीफ़ का बहाना नहीं बनाया। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट जाकर दाखिल नहीं हुआ या लंदन अपने मुआलिज के पास नहीं गया, स्ट्रेट उन्होंने ड्राइव खेली। और ये आपके पीरो मुर्शिद, मैं MQM की बात कर रहा हूँ, जनरल मुशर्रफ की तरफ उन्होंने इशारा किया। सर जनरल मुशर्रफ तो हाथ नहीं है, आप हैं, क्लैरिफाई कीजिए। देखिए वो तो एक डिक्टेटर थे बकौल इनके। अच्छा वो थे नहीं थे, डिक्टेटर थे, अब तो नहीं है ना, खैर अब तो हैं नहीं वो बेचारे। बहरहाल उनके एहसानात हैं कराची के ऊपर और कराची के साथ उन्होंने बहुत पॉजिटिव किया। जो तामीर तरक्की नज़र आ रही है वो उन्हीं की मरूर मिन्नत है। अच्छा दूसरा ये कि CM पंजाब ये कह रहे हैं कि मैं पेश हुआ और मैंने कोई बहाना नहीं बनाया, तो अब मेरे ख्याल में नून लीग के पास कोई ऑप्शन नहीं है था और इनको GIT के आगे पेश होना था। अगर ये पेश नहीं होते तो फिर पाकिस्तान के लोग इनको इख्तियार से बाहर कर देते, क्योंकि दुनिया में तो एग्जाम्पल ये सेट हो गई थी कि लोगों ने इख्तियार छोड़ दिया था, इन्होंने इख्तियार नहीं छोड़ा और ये जमे डटे रहे। एक वक्त ऐसा आया था कि शायद मियाँ साहब छोड़ने वाले थे, लेकिन फिर भी उनको कुछ लोगों ने रोका कि आप रुकें और इसको फेस करें चीज़ों को। स्पेकुलेशन से इनकी तरदीद तो की जा सकती है। अच्छा मौज़िम माशरों में होता यह है कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है वो अगर किसी सीट पर हों तो अपनी सीट से सीट छोड़ते हैं, उसके बाद फेयर इंट्रोगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर उसके बाद दोबारा जब क्लियर हो जाते हैं वो आ जाते हैं। अच्छा अब अभी थोड़ी देर पहले कतरी शहजादे की बात हुई। देखिए अगर कतरी शहजादे की बात अभी गुज़श्ता 1-2 दिन पहले मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा है वो तो क्लीन चिट दे रहे हैं। अच्छा अब मैच फाइनल की तरफ जा रहा है, मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें अपोजिशन का फाइनल की तरफ जा रहा है। 2 महीने के अंदर GIT ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी, महीना हो गया है तकरीबन, ठीक है ना। अब कैप्टन सफदर को पेश होना है। अच्छा अब होने ही जा रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ फैसला आया तो मुस्लिम लीग नून रोडों पर होगी और अगर मुस्लिम लीग नून के हक़ में फ़ैसला आ गया तो मेरे ख्याल में अपोजिशन जमातें रोडों पर होंगी। तो अब इस चीज़ का फ़ैसला कैसे होगा कि जो मुस्तक़बिल के अंदर GIT की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, क्या वो सही होगा या गलत होगा? क्योंकि GIT के तमाम अभी तक जितने भी लोग पेश हुए हैं, मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। एक तरफ पेश भी हो रहे हैं, एक तरफ कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा तनिक़त से ज़फ़र अली शाह साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि इस राय में कितनी सदाकत है कि आपने का मतलब है कि आपकी जमात की बात कर रहा हूँ मैं, GIT को बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। और एक तो पिछले प्रोग्राम में भी मैंने रेफरेंस कोट किया था कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी रहनुमाओं ने इस बात का इंदिया भी दिया है कि अगर GIT से कोई मुतनाज़ फ़ैसला, यानी ऑब्वियसली अगर नून लीग के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आया तो हम उसे रद्द कर देंगे। आपके ख्याल में क्या हो सकता है, आपकी जमात का क्या स्टांस है इस हवाले से? नूर साहब, ये मैं भी TV पे भी सुनता रहता हूँ, वैसे भी मैं आज आपके इस अदारे की और आपकी वसातत से ये बात वाज़ा कर दूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पनामा के केस से दूर दूर तक कोई तल्लक वास्ता नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है और पाकिस्तान के बनने से पहले बनी हुई थी और आज भी उसकी माशाल्लाह ये ठीक है कि हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का GIT से या किसी और मसले से कोई दूर दूर तक तलक वास्ता नहीं है। और जो उनके
जिन वज़रा का आपने तल्लुक आपने जिक्र किया है कि उन्होंने आकर बयानात दिए हैं, ये वो उन्होंने अपने तौर पर दिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किसी जगह पर कोई करारदाद पास ऐसी नहीं हुई, ना किसी जलसे में ये बात कोई, ना वर्किंग कमेटी में ये बात जो है तय हुई है कि फ़लाँ आदमी ये कहेगा और फ़लाँ आदमी ये कहेगा। उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, मियां नवाज शरीफ साहब का ज़ाती केस है, वो उसमें मुलव्वस हैं या नहीं है, ये फैसला हो जाएगा दिस वे आर दैट वे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई तल्लुक नहीं है। बाकी ये बात आपने दुरुस्त कही है कि उनके जो बयानात हैं वो हम भी सुनते रहे हैं, वो वाकई कोई तजावज़ कर गए हैं बहुत सारी बातों से, वो बयान देते हुए जिस तरह आपके कराची के निहाल हाशमी साहब कर गए हैं। ये सियासतदानों का या सियासी जमातों का, और जबकि बिलखुसूस सियासी जमात का कोई तल्लुक नहीं है, तो वो इस किस्म के बयान देकर अपनी पार्टी की पोजीशन को भी ख़राब करें, अपने आप को भी करें, और अपनी पार्टी के सदर या वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की भी पोजीशन को ख़राब करें। और मैं जो बार बार कहता हूं कि ज़फ़र अली शाह साहब सर कथा कलामी माफ, पलवशा मैम आपको एक मैं उनकी गुफ्तगू का कोट सुनाना चाह रहा हूँ। फरमाते हैं हमारा पहला एहतसाब, ये मैं शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से इक़्तिबास पेश कर रहा हूँ, हमारा पहला एहतसाब भुट्टो के हाथों हुआ जब उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी फैक्ट्री को छीन लिया और 10,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। फिर बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 88 और 90 में हमारा दूसरा एहतसाब हुआ जब हमारे ख़ानदान के कारोबार को तबाह करने में कोई कसर न उठा रखी गई। 93 और 96 के दौरान हमारा तीसरा एहतसाब हुआ जब बेनज़ीर की दूसरी हुकूमत आई, तो इस मरतबा उन्होंने फैसला किया कि उनकी सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद करना है। हमारा नाटका बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। चौथा एहतसाब मुशर्रफ के दौर में हुआ, बेनज़ीर दौर में हमारे वालिद को गिरफ्तार किया गया और मुशर्रफ दौर में उन्हें और नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगीं। अब हमारा 5वीं बार एहतसाब किया जा रहा है। इस बात पर आप कोई तबसरा करेंगी, नेशनलाइजेशन दिस दैट? जी मेरा तबसरा इस पे ज़फ़र साहब, मैं पलवशा मैम से मुखातिब हूँ सर, जरा थोड़ी सी आपसे तवज्जो चाहूँगा। देखिए जी, मुझे तो सबसे पहले समझ नहीं आता कि एहतसाब, इनको शायद पता नहीं है कि एहतसाब क्या है, और एहतसाब जिसके खुद इन्वेंटर और बानी यही जमात है जो आज हुकूमत में है। एहतसाब तो वो था जो सैफ उर रहमान साहब करते थे अपने अकूबत खानों में। आपको याद होगा कि उस ज़माने में लोग वहाँ उनकी कस्टडी में उनके हार्ट अटैक्स हुए और लोग जानों तक से गए। एहतसाब वो था जब आसिफ ज़रदारी साहब की ज़बान काटी गई। एहतसाब वो था, वो तस्वीर आपको याद होगी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने बच्चों के साथ ईंटों के ढेर पे बैठी हैं। आज इनको कुर्सी पे बैठना जो है वो बुरा लगता है, इनको वो बर्दाश्त नहीं है। एहतसाब की बात करते हैं, मुझे ये बताइए कि जिस वक्त ये नेशनलाइजेशन हुई थी उस वक़्त कहाँ मियाँ साहब का ख़ानदान जो है, शरीफ फैमिली किस जगह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कौन सी ऐसी जगह पर थी कि जहां उनसे कोई इंतकाम लेना मकसूद था, या ख़ास तौर पे भुट्टो साहब ने उनको टारगेट किया था? मेरे ख्याल में तो वो जो टॉप के जो उस वक़्त के इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ थी उसमें भी उनका शुमार नहीं था। लिहाजा ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या की जा रही हैं। 13 घंटे की शिकायत होती है कि जी 13 घंटे हमें बिठाया गया। क्या उनको ये मालूम नहीं कि जिस मुल्क पे वो हुकूमत करते हैं वहाँ 13-13 साल लोग जेलों में सड़ जाते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेगुनाह लोगों को वहाँ से निकलने का हुक्म देती है तो पता चलता है कि उन्हें मर के भी 2-2, 3-3 साल हो गए। तो यहाँ 13 घंटे बैठने पर उन्हें एतराज़ है। आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा एहतसाब है? ये क्या GIT के सामने बैठते हैं जैसे बाहर निकल के उन्होंने लोगों को कहा हुआ है कि मुंह भर भर के गालियां दें? आप मुझे जिस दिन मुशाहिदुल्लाह साहब PID के प्लेटफॉर्म से बैठकर इदारों को, अफवाज को, इस्टेब्लिशमेंट को, हर इदारे को, पाकिस्तान की एजेंसीज को मुलविस करने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या समझ नहीं आती? ऐसे एहतसाब होता है? क्या माजी में ये आप मुझे ये बता सकते हैं कि पलवशा मैम की इन बातों में अगर इसकी ऑथेंटिकेशन आप कर सकें तो वो मुझे बता दें, अगर डिनाइल देना है तो काइंडली वो दे दें, क्योंकि आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन इट। देखिए, जाहिर बात है कि ये जो एहतसाब की बात है, ये तो एक सियासी एक डिस्कोर्स बनाने की, बयानिया बनाने की कोशिश है कि 5 दफा हुआ। और ये देखिए, सियासी जमातें मेरे ख्याल में अपने माजी के से सबक नहीं सीखती, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो। हमने नून लीग का भी देखा, जब तीसरा दौर आया तो उन्होंने जो हबको और जो पावर प्लांट जो भी थे, पावर प्रोजेक्ट जो बीबी मोहतरमा के ज़माने के, उनका नाक में दम कर दिया इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने मीडिया से भी क्लैश किया, जिसमें
आपको पता ही है कि सेनेटर सैफुर रहमान साहब ने क्या नहीं किया, कौन से अखबार बंद नहीं किए, क्या नहीं हुआ। तो ये माजी से सबक सीखने चाहिए सियासी जमातों को। ये पार्लियामेंट को जब तक सुपरमेसी उसकी नहीं कायम करेंगे, जब तक ये वहाँ पे कानून साजी नहीं करेंगे, हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत के बावजूद स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होनी चाहिए कानून साजी के जरिए वो नहीं हुई है इनके जमाने में। एक फाटा रिफॉर्म्स है जिसमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट सारे लोग चाह रहे थे कि फाटा रिफॉर्म्स हो जाएं, लेकिन उन्होंने पेटी पॉलिटिकल गेन्स के लिए एक जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं और अचकजई साहब हैं जो इनके हलीफ हैं, उनके कहने पर, उनके मशवरे पे उसको शेल्फ कर दिया, जो बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि ये JIT की तरफ से जो भी आएगा इनके खिलाफ, मैं समझता हूँ कि फैसला उससे ज्यादा तारीखी इनका ब्लंडर होगा, तारीखी एक गलती होगी कि ये फाटा रिफॉर्म को शेल्फ कर दिया है। तो बात नूरुल अरफन सर ये है कि ये अपने माजी से सबक नहीं सीखती सियासी जमातें, और इस वक्त तो इलेक्शन कैंपेनिंग का दौरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो PMLN के कभी साथ होती थी जमहूरियत के नाम पर या और मसाइल को लेके, वो अब दूर हो गई है। PTI जाहिर बात है कि पहले दिन से इनसे दूर है। तो अब ये सारी सियासी जमातें समझ रही हैं कि ये इलेक्शन कैंपेनिंग का दौर है और ये कहीं ना कहीं स्मेल कर रही हैं कि स्नैप इलेक्शन या जल्दी इलेक्शन दो। अपनी अपनी झोली में अपने अपने वोटर्स जो हैं वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके वोटर्स उनके वोट कलेक्ट करें, अपनी झोली में डालें। मैं आपकी इसी बात का जवाब साजिद अहमद साहब से ले लूं। सर मुझे ये बताइए, अवैस तौहीद साहब ने मुख्तसर, क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए जाना है, सियासी जमातों ने अपने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि माजी में MQM के वो जो डिस्को खुतबात हुआ करते थे उनसे तायब हो गए, कम से कम इसे एक हवाले से तो अवैस तौहीद साहब को श्योर कराएं कि आप उससे तायब हो चुके। अच्छा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने माजी से सबक सीखे हैं। बशमूल अच्छा, MQM ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग नून ने भी सबक सीखे हैं, क्योंकि इन दोनों जमातों ने एक दूसरे की हुकूमतें गिराई हैं, एक दूसरे की और आप वो जमातें जो दोनों की हुकूमतों में यके बाद दीगरे शामिल हुए। अच्छा, मैं थोड़ा सा हो जाऊंगा ना आगे। अभी शाह साहब आप कह रहे थे कि मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जो इनके लोगों ने स्टेटमेंट इतने दिए हैं, तो जितने इनके लोगों ने बमसर मारे हैं JIT पर, सुप्रीम कोर्ट पर, ये हिदायतें खुली नहीं दी जाती, ये बहुत खामोशी से, बहुत तरीके से ये सारे काम होते हैं। अच्छा, ये जो कुछ भी हुआ है JIT की हिदायत की रोशनी में सब बता रहे हैं, क्योंकि हम तजुर्बेकार लोग हम सब चीज़ें समझते हैं। सही ना। अच्छा, वो इसलिए भी, अच्छा एहतसाब अगर देखें, एहतसाब तो बहुत अलग चीज़ है। इन दोनों जमातें क्लेम करती हैं कि हमारा एहतसाब हुआ, पीपल्स पार्टी नून लीग कहती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर कुछ कोई एहतसाब किसी का नाम है जिस्मानी तौर पर, माशी तौर पर, माशरी तौर पर अगर हुआ है तो कराची वालों का एहतसाब हुआ है कि कराची वालों ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाले और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पस्ती का शिकार हैं। आज पानी, बिजली, गैस, महंगाई, बेरोजगारी सब इस शहर के अंदर है। सबसे ज़्यादा देने वाला शहर, और आज तक। और इसी अगर के साथ यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है अपने मेहमानों से। ज़फ़र अली शाह साहब, सर मेरे पास एक बयान मौजूद है इमरान खान साहब का। फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने, साहब नहीं लिखा, मैं मुरव्वत में कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने झूठ बोला कि उनका सबसे बड़ा कारोबार था, सारी सनतें नेशनलाइज हुई थी, सिर्फ उन पर कैसे जुल्म हुआ, ज़िया की खिदमत पर असासे मिल गए थे, एक फैक्ट्री से 30 फैक्ट्रियाँ कैसे बन गई। इस बात पर कोई तबसरा फरमाना चाहेंगे आप? तबसरा यही है इस पे नूर साहब के ये सियासी लीडर और सियासी जमातें, और जबकि बिलखसूस वो मुतारब जमातें हों आपस में, और एक तरफ जनाब इमरान खान साहब और उनकी जमात ने पनामा के इशू को उठाया हुआ है और डायरेक्ट मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली पे अटैक किया हुआ है, तो इन हालात में दाएं बाएं से जमातें एक दूसरे पे मलबा फेंकती रहती हैं। इसके अलावा और क्या तबसरा किया जा सकता है? अच्छा अवैस तौहीद साहब, सर मुझे ये बताइएगा, शेख रशीद साहब भी इमरान खान के हमनवा बहुत सारे बयानात में नजर आते हैं, फरमाते हैं कि हमजा शहबाज या कैप्टन सफदर को आगे लाया जा सकता है। 100% पर उम्मीद हूँ JIT का फैसला शरीफ खानदान के खिलाफ आएगा। शेख साहब की दी हुई कोई डेडलाइन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अब तक आलम होश में मैं पूरी होती भी तो नहीं देख सका। आपके ख्याल में शेख रशीद साहब या इवन इमरान खान साहब के किसी बयान को इस हवाले से या किसी डेडलाइन को सीरियसली लेने की जरूरत है?
देखिए जाहिर बात है कि एक जो क्रेडिट है, हमें तरीक़ेकार से इख्तलाफ हो सकता है तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के, लेकिन ये जो मामला है, जो पनामा लीक्स का कज़िया है, उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने में और एहतसाब के अमल को यहाँ तक पहुँचाने में ये इमरान खान साहब को क्रेडिट जाना चाहिए। उनके तरीक़ेकार पे इख्तलाफ मुझे हो सकता है, परवेशी को हो सकता है, जफर अली शाह साहब को हो सकता है, साजिद साहब को हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो मैच है ये पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान है, लेकिन इत्तेफाक की बात है और बड़े अफसोस की और जो मुझे जो समझ में आती है कि बड़ा ट्रेजिक बात है कि विकटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिर रही हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होश के नाखून लेना चाहिए, बेसिक्स अपने फंडामेंटल्स पे जोर देना चाहिए, पंजाब के अंदर जो ग्रास रूट लेवल है उस पर अपना काम करना चाहिए ताकि वापस इस पार्टी जिसके साथ बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है लोगों को, वो वापस जड़े पकड़े। एक बात। दूसरी बात ये कि शेख रशीद साहब की जो पेशन गोइयाँ हैं, वो उनकी जो भी ख्वाहिशात हों, जो भी इमरान खान साहब की हों, डेस्परेट भी हैं, जाहिर बात है इख्तदार में आना चाहते हैं, इशूज की सियासत के बजाय इख्तदार की सियासत की है। मेरे ख्याल में इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उनका मजबूत नहीं बना सके। वो अपना बहुत बड़ा वोट बैंक है जो 80-90 लाख का उन्हें मिला था 2013 में, तो और जाहिर बात है कि फ्यूचर में वो चाहें तो उसको मजबूत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इख्तदार की जो सियासत है उसमें कहीं वो लपेट में आ गए और शेख रशीद साहब भी उनके कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं और एक ही दुश्मन है उनका, वो है नवाज शरीफ साहब और उनके रुखा। बात यह है नूरुल आरफीन साहब के, अब तो पूरा एक पीरियड गुजर गया, पनामा लीक्स का मसला भी इलेक्शन के अंदर आएगा और नून लीग को, हुकूमत जमात हुकूमत को छोटा नुकसान हो या बड़ा नुकसान, नुकसान भी उन्हीं को होगा, इल्जाम भी उन्हीं पे लगा है। और जो आएगा फैसला वो ये जाहिर बात है नूरुल आरफीन साहब के हम अगर किसी खाम ख्याली में रहे तो ये होगा कि उनकी हिमायत में आएगा या उनके हक में फैसला आएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन नजर आ रही है, जो उनके फैसले, जो रिमार्क्स नजर आ रहे हैं, जो जीआईटी की इस वक्त पूरी डायरेक्शन नजर आ रही है, उससे जाहिर बात है और जो बौखलाहट है या जो एक रिएक्शन है हुकूमत जमात का, वो जाहिर ये कर रहा है कि उनके खिलाफ आएगा। कितना खिलाफ आएगा? अगर डिस्क्वालिफिकेशन पे जाता है तो फिर तो बहुत बड़ा मसला होगा नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि उसके बाद डेजिग्नेटेड सर्वाइवर जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा होंगी या हमजा शहबाज होंगे। तो एक बड़ा ये भी सोच पीएमएलएन के कैंप में है, लेकिन हमने देखा है कि अगर जीआईटी अपने इख्तियारात को बहुत ज्यादा वसी कर देगी तो फिर समेटना मुश्किल हो जाएगा और मैंडेट उतना ही रखें जो मैंडेट इनको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जो बाहर जायदाद है, मनी ट्रेल है, अगर ये 70 की दिहाई से जाएंगे तो मामला कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये बढ़ता जाएगा और उसको समझना मुश्किल होगा। परवेशा मैम, यहाँ अवैस तौहीद साहब की मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। जीआईटी के हवाले से जो उन्होंने बात की, खुर्शीद शाह साहब का एक बयान मेरे सामने मौजूद है। फरमाते हैं हुकूमत इतना डरा धमका देना चाहती है कि जीआईटी कोई फैसला न दे सके। तहकीकाती टीम के अरकान को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जीआईटी इन चीज़ों में नहीं आएगी। इदारों को डराना नून लीग की तारीख है। आप उनके इस बयान की तस्दीक करेंगी? तरदीद तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप करेंगी, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब का बयान है। नहीं, इस वजह से मैं उसकी तस्दीक नहीं करूँगी। बात यह है कि इस बयान में हकीकत शामिल है। मैं आपको इससे पहले कह रही थी कि जिस दिन मुशाहिदुल्लाह साहब को एक टास्क देकर बाकायदा बाहर निकाला गया, उनको कहा गया और आपने देखा पे दर पे हर चैनल पे उसके बाद वो बैठे और कॉन्स्पिरेसी की बात की, फिर वही कॉन्स्पिरेसी की बातें राना सनाउल्लाह ने की, फिर वही कॉन्स्पिरेसी की बातें ख़ुद मियाँ साहब ने भी खदशात ज़ाहिर किए और शहबाज शरीफ साहब ने किए। फिर जो एक उनकी टीम रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जीआईटी के बाहर खड़ी होती है, उन लोगों की ज़बान से भी कहलवाए। तो इसमें क्या शक रह जाता है कि ये कोशिश बाकायदा की जा रही थी एक मुनज़्ज़म तरीके से कि जीआईटी को इतना कंट्रोवर्शियल किया जाए और इतना डराया धमकाया जाए कि वो अपने काम करने में जो है वो पीछे हट जाए। और आपने ख़ुद जीआईटी ने जो सुप्रीम कोर्ट में बातें जमा कराई हैं, लिख कर दी हैं, वो बातें आपको पता है कि जी वो तो आईबी तक को कह रहे हैं। अब मुझे बताइए कि आईबी के जो सरबरा हैं उन्होंने ये मान लिया है कि वो जीआईटी के मेंबरान पर जासूसी करते रहे। अब मुझे बताइए कि इसमें क्या शक है कि सरकारी वसाइल और सरकारी इदारों को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस करने में, जहां ये वही वजह है कि जिसकी वजह से लोगों को ये इतराज़ था कि एक शख्स जो वज़ीर आज़म है
उनके होते हुए ये कि हकीकात कैसे मुमकिन होंगी। लेकिन अब चूंकि उनकी नज़र में, आपको याद है जब गिलानी साहब थे तो ये मियाँ साहब का अपना एक मुतालबा था, लेकिन आज उनका मुतालबा वो नहीं है, उनका सोच तब्दील हो गई है, उनकी अपनी ज़ात की बात है। खैर वो चलिए साजिद अहमद साहब से पूछ लेते हैं। साजिद अहमद साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने माजी से क्या कुछ सीखा है और इस मरतबा जो वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर GIT के साथ ताउन कर रहे हैं, पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की पेशी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की पेशी, आपको आगे आने वाले दिनों में क्या लगता है इस ताउन का जो मेयार है, वो इस ताउन का जो लेवल है वो किस हद तक जाने वाला है और उसके आउटकम्स क्या आप देख रहे हैं? अच्छा, इन जमातों ने कोई सबक कभी नहीं सीखा। इन जमातों मतलब बशमूल MQM, बशमूल पीपल्स पार्टी, बशमूल। अच्छा, कभी सबक नहीं सीखा। वो इसलिए क्या ज़बरदस्ती इनको एहतसाब के लिए पेश किया गया। आपको याद होगा कि पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रहे थे। अगर आप इनका मंशूर देखें तो उसमें प्रायोरिटी पर चीज़ है कि पूरे पाकिस्तान में आने के बाद बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देंगे, इलेक्शन कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्होंने इलेक्शन करवाए पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद भी आपने देखा कि जब पानामा केस आया, कितनी ज़्यादा बयानबाजी उसमें हुई। नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के अंदर स्टेटमेंट दिया कि हम पेश होना चाह रहे हैं, हम पेश होंगे, GIT एक बनाई जाए, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कमीशन बनाया जाए। लेकिन सब जो कुछ भी अब तक हुआ, जितनी प्रैक्टिस अभी तक हुई, वो ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है, करवाई गई है उनसे। उन्होंने इतनी आसानी से कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने आप को पेश कर दिया कि मैं रिज़ाइन देकर मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसने अपना रिज़ाइन दिया, बस पे बैठे और घर पहुंच गए, ठीक है ना। और यहाँ पर सूरत हाल ये है पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाब की सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुर्सी पर अगर कोई आ जाए ना तो फिर उसको उतार के फेंका जाता है, जाता कोई नहीं है। और ज़फ़र अली शाह साहब प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तितामी मराइल में आ चुके हैं। सर मुझे ये बताइए, रहमान मलिक साहब का भी इस वक्त बातें सुनाई दे रही हैं कि रहमान मलिक साहब भी जो है वो GIT के सामने पेश होने वाले हैं और गालिबन उनकी तरफ से तवक्को है कि वो ऑथेंटिकेट करेंगे उन तमाम इल्ज़ामात की जो उस वक्त जब वो DG FIA थे तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की थी। आपके ख्याल में इस एक पेशी से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को या मियाँ साहिबान को कितनी मुश्किलात का सामना होगा और इस इम्तिहान से नून लीग की हुकूमत किस तरह से निकलेगी? देखिए जी, मैं दोबारा अर्ज करूँ, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तो कोई ख़तरा नहीं है कि रहमान साहब के बयान से या किसी और के बयान से। रहमान मलिक साहब ने अपनी, जबकि वो डायरेक्टर थे FIA के, तो उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी और उनके पास कुछ फैक्ट्स गलत या सही जो कुछ भी हैं उन्होंने की थी। अब मेरा ख्याल है, बतौर वकील बात कर रहा हूँ, कि उनको इसलिए बुलाया जा रहा है कि उन्होंने जो कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसका रिकॉर्ड GIT के पास पहुंच चुका है, वो गालबन उनसे वो उनकी रिपोर्ट, उनकी फाइंडिंग कन्फ्रंट कराएंगे कि क्या ये वाकई तुमने ये तहकीकात की थी, क्या तहकीकात की फाइंडिंग यही थी, क्या इसमें कोई और बातें तो नहीं थी। ये जो मेरा बतौर वकील के ख्याल है, तो इसलिए वो जाएंगे, वो अपने तौर पे कहेंगे। बाकी उनके बयान से पाकिस्तान ना मियाँ साहिबान को कोई खतरा है और ना ही हुकूमत को। नाजरीन, इसी एक पेशेंगोई के साथ यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। GIT से क्या कुछ निकलेगा इसका फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हुए नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।